हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का काव्य खंड से अंतिम चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। नाम है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। अब यहाँ पर कवि ने क्या बताया है ये सब आप जान चुके हैं। आशा करती हूँ आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए हैं, जिसमें आपने सबसे पहले देखा होगा व्याख्या, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, देन आपने देखे होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। देखे हैं? यदि नहीं देखे तो देखिएगा जरूर। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें कविता पढ़ेंगे, कविता के भाव को जानेंगे। दोनों कविता, एक छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख को बहुत आसान सी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, उनके भावों को व्यक्त करूंगी, ताकि उमा शंकर जोशी जी जो उद्देश्य या जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने इस कविता की रचना की थी वो उद्देश्य पूरा हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं उमा शंकर जोशी जी के जीवन के बारे में, और उनसे जो भी उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी जानते हैं। पुनः हम उन्हें नमन करते हैं और सभी रचनाकारों को हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं, ताकि जिन्होंने हम सबको एक नया मार्गदर्शन दिया या फिर उन्होंने हमें नया जीवन का आयाम दिया, इसके लिए हम सभी उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीवन परिचय। उमा शंकर जोशी जी का जन्म गुजरात में हुआ था सन 1911 में। ठीक है, इनकी कविता का प्रसिद्ध होने का एक ही कारण था कि ये कविता मन से लिखते थे, और जो भी कार्य मन से किया जाता है उसमें सफलता तो अवश्य मिलती है। लोगों को अपने हृदय से जोड़ते थे, उनको अपनी कविता में जगह देते थे। उनकी कविताओं में सबको जगह दी जाती थी, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मनुष्य, कभी खेत खलियान, सबको कविता में जगह दी जाती थी। ठीक है, ना सिर्फ हिंदी साहित्य में बल्कि गुजराती साहित्य में भी उनका नाम बहुत ही बहुचर्चित है। 20वीं सदी में प्रवेश करते ही इन्होंने गुजराती साहित्य को एक नई पहचान दी, एक नई दिशा दिखाई। इतना ही नहीं, कवि उमा शंकर जोशी जी अपनी मातृभूमि से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और मातृभूमि से तो हम सबको प्रेम करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभूमि हमारा जो बोझ है वो अपने ऊपर लेकर चलती है। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हम सुबह प्रातः काल उठें तो धरती को नमन करना चाहिए। मातृभूमि है, जिस तरह से शूरवीर या जो हमारे फौजी रहते हैं वो उस मिट्टी का तिलक करें, ये धरती हिंदुस्तान की। ठीक है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। तो ये हमारी जो मातृभूमि है, इसने हमें हमारे भार को संभाले रखा है, इसने हमें अब तक संभाले रखा है। तो हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको हृदय से नमन करें। तो अपनी मातृभूमि से हम सबको प्रेम करना चाहिए। तभी तो देश की आजादी की लड़ाई में भाग भी लेते थे, एवं अपनी मातृभूमि की खातिर कई बार वे जेल भी गए, हंसते हंसते जेल भी गए। क्योंकि एक पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत सुंदर कविता की रचना की है। कविता का नाम है कैदी और कोकिला, जिसमें वो कोकिल से या कोयल से बातें कर रहे हैं कि देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह है ब्रिटिश राज का गहना। अर्थात जो भी मातृभूमि की खातिर जेल गए, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए जेल की हथकड़ियां या बेड़ियों को सहा, उनके लिए हथकड़ियां नहीं थी, उनके लिए तो वह गहना थी। क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ियां नहीं पहनाई गई हैं, बल्कि मां भारती या मातृभूमि की रक्षा हेतु उनके हाथों में हथकड़ियां हैं। तो कई बार उमा शंकर जोशी जी जेल भी गए, और उन्होंने अपने आप को कई बार मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट किया। उनकी रचनाएं हैं, इन्होंने वसंत वर्षा, विश्व शांति जैसे एकांकी लिखी। अभिज्ञान शकुंतलम का इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ना केवल ये रचनाकार थे, रचनाकार में भी सिर्फ एक तरह की रचना नहीं करते थे, कहानी लिखते थे, कविता लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, एकांकी लिखते थे। और ना केवल ये पोएट, रचनाकार, उपन्यासकार थे, बल्कि बहुत अच्छे अनुवादक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे। उमा शंकर जोशी जी ने जो भी योगदान हिंदी साहित्य एवं गुजराती साहित्य को प्रदान किया, वह सारे योगदान भारतीय साहित्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके प्रसिद्ध होने का एक और कारण यह भी है कि यह बहुत ही सरल भाषा में लिखा करते थे, और इनकी कविता जनसाधारण को भी समझ में आती थी। ठीक है, तो इनकी जो कविताएं हैं वो इतनी अच्छी, सरल और सहज भाषा में लिखी जाती थी कि कोई भी पढ़कर उनके अर्थ को, उसके उद्देश्य को
समझ लेता था। और यही एक अच्छे साहित्यकार की पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम से शब्दों का प्रयोग करें और एक बहुत भारी भरकम सी कविता की रचना करें। अब बहुत सारे क्लिष्ट शब्दों का या कठिन शब्दों का प्रयोग यदि किसी रचना में करेंगे और वो पाठक या श्रोता को समझ में ही नहीं आई, तो उसका उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा। तो हर एक रचनाकार को, हर एक साहित्यकार जो निपुण है, जो वास्तविक रूप में बड़े कलाकार हैं या रचनाकार हैं, वे कभी भी अपनी रचनाओं में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और यही उनकी मतलब कह सकते हैं कि यही उनकी उत्कृष्टता की पहचान है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि उमन शंकर जोशी जी ने कवि के हर कर्म को एक चरण के रूप में बांधने का प्रयास किया है। मतलब कवि के हर एक चरण को, मतलब जो भी रचना की जाती है कि कहाँ से रचना की जाती है, पहले विचार, भावनाएं, शब्द, पंक्ति, फिर कविता। तो जो जो चरण आते हैं, मतलब प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण क्या है? विचारों की आंधी और कल्पनाओं का तूफान। जब विचारों की आंधी उठती है, कल्पनाओं का तूफान आता है, तो विचार आपस में घमासान युद्ध करने लगते हैं। कभी वो बहुत अच्छी रचना कर देते हैं, कभी अंतर मन के विरोधों को प्रकट कर देती है कविता। कोई कविता बहुत वीरता से भरी होती है, तो कोई कविता प्रेम से भरी होती है। कोई कविता एकदम दुख या करुण से भरी रहती है, तो कोई कविता आपसी मतभेद से भरी रहती है। ये क्या है? ये विचारों की अंतर्द्वंदता ही तो है, विचारों के बीच का आपसी कॉन्फ्लिक्ट ही तो है, जिसके माध्यम से यहाँ पर यही लिखा है कि छोटा मेरा खेत कविता में कवि उमा शंकर जोशी जी ने कवि के हर कर्म को एक चरण के रूप में बांधने का प्रयास किया है। कविता में कवि को खेत कागज के पन्ने जैसा चौकोर लगता है। कागज के पन्ने जैसे चौकोर खेत में कवि को भावनात्मक आंधी के प्रभाव द्वारा बीज बोया हुआ दिखाई पड़ता है। अभी मैंने कहा ना कि जब विचारों की आंधी आती है, जब भावनाओं का तूफान आता है, तब कहीं जाकर कविता की रचना होती है। जब तक बहुत सारे विचार उत्पन्न नहीं होंगे, जब बहुत सारी कल्पनाएं नहीं आएंगी, तो क्या होगा? अब जैसे कभी स्कूल में या अचानक से किसी से कह दिया जाए कि चलो कविता लिखो। कविता लिखो, कैसे लिखें? नहीं मैम अनुच्छेद लिख दें, मैम निबंध लिख दें, मैडम गद्य लिख दें। कविता लिखने से सब डरते हैं इन द सेंस कि क्योंकि अभी उनमें जो विचार हैं या उनके जो विचार हैं उनमें अभी अंतर्द्वंद शामिल नहीं हुआ ना। हाँ, एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार या 10 बार यदि इसी तरह के कार्य उनको दिए जाएंगे, तो उनके विचारों में भी घमासान युद्ध हो जाएगा, आंधी छिड़ जाएगी और उनके विचारों में भी इस तरह से उथल पुथल मच जाएगी कि वो भी एक कविता का रूप ले लेगा। तो कवि ने कहा है कि कागज के पन्ने जैसे चौकोर खेत में कवि को भावनात्मक आंधी के प्रभाव द्वारा बीज बोया हुआ दिखाई देता है। जैसे खेत में बीज बोया जाता है, वैसे ही कागज के पन्ने पर लिखने से पहले यहां मस्तिष्क में विचारों की आंधी चलती है। ठीक है, कवि के अनुसार यह बीज कल्पना का सहारा लेकर धीरे धीरे विकसित होता है और फिर बीज शब्द रूपी अंकुर निकल आते हैं, फिर अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होकर वो बड़ा हो जाता है और लहलहाती फसल अर्थात एक कविता बन जाती है और इसी के सहायता से आगे जाकर प्रफुल्लित भी होता है। ठीक है, तो किसान भी अपनी फसल को लहलाते देखते हुए बहुत प्रसन्न होता है। ठीक उसी तरह से एक साहित्यकार, एक रचनाकार भी अपनी रचित या अपनी कृति को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत कुछ उसको मिल गया हो। कहा भी जाता है कि जिसके साथ अच्छे विचार होते हैं वो कभी भी कहीं भी दुनिया में अकेलापन महसूस नहीं करता है। लेकिन कवि के अनुसार खेतों में पैदा होने वाली, अब यहां उन्होंने अंतर्द्वंद दिखा दिया। एक तरफ उन्होंने फसल और कविता को बिल्कुल समांतर रूप से चलाया है कि हाँ, बीज बोया जा रहा है, बीज बोया जा रहा है, कल्पना की जा रही है, बीज बोया जा रहा है। अब धीरे धीरे बीज अंकुरित हो रहा है, शब्द बन गए, फिर फसल हो गई, कविता बन गई। अब यहां तक उन्होंने समानता दिखाई, लेकिन आगे क्या कहते हैं कि कवि के अनुसार खेतों में पैदा होने वाले बीज अंत में कटकर अपनी पहचान गंवा देते हैं। ऐसा क्यों कहा? पहचान कैसे गंवा देते हैं? अर्थात जो भी बीज बोया जाता है वो एक न एक दिन फसल पक जाती है और कटकर तैयार हो जाती है। तो जो वही सेम बीज जो बोया गया था वो अपना अस्तित्व खो देता है, लेकिन वही सेम कविता, वही सेम रचना जो सदियों पहले लिखी गई थी वो आज भी हरी भरी है, आज भी उसका अपना अस्तित्व है। जैसे झांसी की रानी सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
हम जब छोटे छोटे थे, जब हमने ये कविता पढ़ी थी, आपने भी ये कविता पढ़ी होगी, आने वाली पीढ़ी भी ये कविता पढ़ेगी, तो इसमें वही वीर रस है, इसमें वही जोश है, ये कभी पुरानी नहीं होगी। लेकिन हमारे दादा परदादा या जो भी किसान से रिलेटेड होंगे, किसानी से, उन्होंने जो फसल बोई थी, क्या वो अनाज या वो फसल अभी तक वैसी की वैसी उनकी बोई हुई फसल खेत में लहरा रही है क्या? नहीं। इसलिए उन्होंने कहा है कि खेतों में पैदा होने वाले बीज अंत में कटकर अपनी पहचान गंवा देते हैं, जबकि कविता में बोया हुआ बीज यदि एक बार उपजाऊ हो जाता है तो कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं कटता है और ना ही इसकी अपनी पहचान नष्ट होती है। समझ में आया? इसलिए कहा गया। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई के ये पद हैं, आज भी हमने भी पढ़े थे, आपने भी पढ़े थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं, ये भी हमने पढ़ा था। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, शह धूप घाम पानी पत्थर, ये भी हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी बुक में ही था। तो ऐसी कई रचनाएं जो हमने, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चे लाई हूं, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूं, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, फिर चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, ओह थैंक यू, मेरा नाम आया, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने न्यारी छपाई, भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। ये शायद सेकंड थर्ड में जब हम थे, जब ये कविता सुनी थी, तो आज भी वो, जबकि जब मुझे पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या है, आज मैं समझ पा रही हूँ। बीती रात कमल दल फूले, जब हमें पता नहीं था कि कमल दल या क्या है, बस पढ़ रहे थे हम तो, जबकि अब है कि रात बीत चुकी है, कमल के दल या कमल फूल खिल चुके हैं, ये इसका अर्थ है, ठीक है। तो जो कविताएं सदियों से चली आ रही हैं वो आज भी उतनी ही प्रभावी हैं, वो कभी भी पुरानी नहीं होती हैं, इसलिए उन्होंने यही बताया कि वो कभी अपनी पहचान नहीं खोती हैं। चलो पढ़ते हैं काव्यांश। छोटा मेरा खेत चौकोना, चौकोना मतलब चौकोर, ठीक है। कागज का एक पन्ना, जैसे कागज का एक पन्ना हो, जैसे कुछ लिखा जा रहा हो, वैसा ही खेत है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, अर्थात कोई अंधड़, अब कवि यहां पर बात कर रहे हैं कविता की, उनकी फसल जो कौन सी है, उनकी फसल है कविता, ठीक है। फसल अर्थात कविता, तो जो बीजों का मतलब जो क्या आया, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, अर्थात विचारों की आंधी, कल्पना का तूफान जब आया, बहुत सारे विचार आपस में टकराने लगे, तब कहीं जाकर कुछ जो शब्द थे वो अंकुरित हुए। जैसे कभी कभी आपने देखा है, यदि आपने खेती या किसानी या गांव से आप रिलेटेड हैं तो अवश्य आपको पता होगा कि जितने बीज बोए जाते हैं वो पूरे के पूरे नहीं उगते हैं, उसमें से कई बीज तो वहीं पर सूख साख कर रह जाते हैं, कुछ बीज बहुत अच्छे से उगाते हैं। तो जितने भी तूफान उपजते हैं या जितनी भी विचारों की आंधी आती है, उसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्दबद्ध तरीके से कविता की रचना कर देते हैं। क्लियर? तो यहां उन्होंने यही बताया है। यदि कोई डाउट या कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा। जब भी हम कविता का काव्यांश या भावार्थ या अर्थ या आशय लिखते हैं तो बताना होता है कि ये कौन सी कविता है, कौन सी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, कौन इसके रचनाकार हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है। कविता का नाम है छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। पोएम मतलब जो पोएट हैं या कवि हैं उमाशंकर जोशी जी हैं। इसमें कवि ने पृष्ठ रूपी खेत में कवि कर्म को विकसित किया है। कवि ने अपनी रचना किस पर करते हैं? पृष्ठ पर। पृष्ठ मतलब कागज, पेज, उस पर कवि रचना करता है। कवि कल्पना करके उन कल्पना के शब्द मतलब जो कल्पना है उसको शब्द रूप या शब्दों का जामा पहनाता है, फिर रचना कर देता है। पंक्ति बन जाती है, कविता बन जाती है। उसी का यहाँ पर जिक्र हुआ है। कवि का कथन है कि मेरा यह कागज का पन्ना बिल्कुल खेत के समान चौकोर है, चौकोर है। इसमें विचारों की आंधी के द्वारा खेत में बीज बोया गया है, अर्थात कवि ने कविता लिखनी शुरू कर दी है। अब काव्य सौंदर्य जब पूछा जाता है तो पुनः मैं आपको समझाना चाहूंगी कि हमेशा परीक्षाओं में, टेस्ट में काव्य सौंदर्य आता ही आता है। तो काव्य सौंदर्य में हम क्या लिखते हैं, उसका भावार्थ बताने नहीं लगते हैं। हमें लिखना होता है कि उसमें कौन से अलंकार हैं, कौन से रस है, कौन से छंद में लिखी गई है कविता, क्या इसमें सौंदर्य है, अर्थात कविता की सुंदरता को बढ़ाने वाले कौन कौन से ऐसे रस, छंद या अलंकार हैं। क्योंकि रस
अलंकार और छंद ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से आभूषण या गहने पहनने वाले की शोभा में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार से कविताओं की शोभा अलंकार, रस और छंद बढ़ाते हैं। तो कवि ने कागज के पन्ने को खेत के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है। तो रूपक क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, तो यहां पर अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन से अलंकार का? रूपक अलंकार का। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक मतलब सिंबल्स या बिंब के माध्यम से बताया गया है खेत और कागज का टुकड़ा। खड़ी भाषा है, खड़ी बोली और भाषा है जो कि आसानी से समझी जा सकती है। एक सही या एक उच्च श्रेणी का साहित्यकार वही होता है जो अपनी रचना में सरल और सहज शब्दों का प्रयोग कर सके, जिससे पाठक और श्रोता को आसानी से समझ में आ सके। और उमा शंकर जोशी जी इसलिए विश्व प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में हमेशा खड़ी भाषा के साथ साथ सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया है। यदि किसी मुहावरे का प्रयोग भी वो करते हैं ना, तो इतने आसान तरीके के मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि सभी श्रोताओं और पाठकों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इनके कारण कविता में आ गया है सौंदर्य। नेक्स्ट है कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब जब फसल बीज बोया, अंकुरित हुई, फसल हो गई, अब उसमें रसायन छिड़कने पड़ेंगे ना। यूरिया है, कभी खाद है, उर्वरक है, कभी गोबर, ये सब कुछ ऐसा छिड़का जाता है फसल पर ताकि वो अच्छे से पुष्पित पल्लवित हो सके। ठीक है, तो कल्पना के रसायनों से अर्थात जो कविता है उसमें कल्पना के रसायन, केमिकल्स, मतलब यहाँ पर रसायन या पॉजिटिव के लिए है, सकारात्मक रूप में उपयोग हुआ है कि जो कल्पना है उसमें और सुंदर सुंदर कल्पना करके सुंदर सुंदर शब्दों को पिरोया गया। बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। ठीक है, अब शब्द के अंकुर फूट गए, जब बीज बोया गया विचारों का, रसायन दिया गया कल्पना का, तो वो शब्द बन गए। अंकुर जैसे बीज गल के अंकुर बन जाता है ना, वैसे ही कल्पना और विचार जब ऊपर आ गए तो वो शब्दों का रूप ले लिया, क्योंकि शब्दों का रूप लेकर ही कागज पर उकेरा जाता है। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, अब वो पल्लवित हो रहे हैं, मतलब पत्तियां आ रही हैं, पुष्पित हो रहे हैं, फूल आ रहे हैं और उसके बाद फल लग जाएंगे। ठीक है, मतलब वो सब तरफ कविता जो है छा जाएगी। प्रसंग एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई भी ऐसा अलग सा नहीं रहेगा। तो हमें बार बार प्रसंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी परीक्षा या टेस्ट में कभी कोई भी काव्यांश पूछा जाता है तो आपको एक बार लिखना होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रसंग सेम होना चाहिए। जैसे अभी बगुलों के पंख वाला, इसी में जो एक और पार्ट है उसका हमें अलग से प्रसंग लिखना होगा, बल्कि इनका जो है छोटा मेरा खेत का सेम ही रहता है। कवि का कथन है कि मेरे छोटे खेत रूपी कागज के पन्ने पर जब रचना के विचार और अभिव्यक्त का बीज बोया गया तो वह कल्पना रूपी रसायन को पीकर मानो समाप्त हो गया। ऐसा लगा कि बस अब तो बढ़ना है, लेकिन फिर कल्पना के सारे विकृत होकर उसमें से शब्द रूपी अंकुर फूटने लगे। अब फिर से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बीज बोया जाता है हर बीज अंकुरित हो जाए। बताया ना अभी कि जो बीज बोया जाता है ऐसा नहीं है कि वो हर एक बीज अंकुरित हो जाए और फसल का रूप ले ले। इसी तरह से कल्पना में तो बहुत सारे अनगिनत अनंत शब्दों की आंधी चलती रहती है, लेकिन कुछ चुनिंदा शब्दों के माध्यम से ही कविता की रचना की जाती है। क्लियर? तत्पश्चात शब्द रूपी अंकुरण पत्ते और फूलों से लदे हुए एक पूर्ण कृति के रूप को या स्वरूप को ग्रहण किया। कृति मतलब एक पूर्ण रचना बन गई। जब शब्दों का चयन हुआ तो रचना ने पूर्ण रूप ले लिया। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? चलो तो चलते हैं आगे। काव्य सौंदर्य में कवि कर्म की क्रमानुसार पूर्णता का चित्रण है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, बिंब योजना या प्रतीकात्मक है भाषा, भाई बस थोड़ा चेंज करके लिख दिया है। अब है झूमने लगे फल, रस अलौकिक। अलौकिक का अर्थ होता है, क्या होता है बताओ? लौकिक मतलब इस लोक का और अलौकिक मतलब पूरे, जैसे स्वर्ग से भी सुंदर, सभी लोकों, इस लोक का नहीं, वो अलौकिक। तो ऐसा लगता है कि झूमने लगे फल रस अलौकिक। अलौकिक मीन्स अनंत काल तक, या फिर ऐसा आनंद जो कभी खत्म ना हो। जैसे किसी सुंदरी को देखकर कोई कहता है अलौकिक सुंदर है, क्या सुंदरता है, या क्या छवि है, या क्या वस्तु है, कोई चमकती हुई वस्तु या कोई हीरे की चमक, अलौकिक। ठीक है, जो बढ़ चढ़कर हो, लौकिक दुनिया से बढ़ चढ़कर है, वो अलौकिक है।
झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रो पाई क्षण की, कटाई अनंतता की। अर्थात फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो उसको काट लिया जाता है, काट लिया जाता है ना, और जो बीज है, जो फसल है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन जो पोयम या कविता रूपी फसल है उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत काल तक, चिरकाल तक उसका आनंद बना रहता है। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, जितना उसको बांटोगे उतना वो आनंद देगी। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी कविता सुना दी तो अब मेरे पास तो खत्म ही हो गई। मैंने यदि आपको कोई बात सुनाई है और आप उसको और को सुना देंगे, कोई और किसी और को सुना देगा, तो वो बढ़ेगा ना कि कम होगा। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया है कि लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चुकौना। तो जो अक्षय पात्र मतलब ये जो कविता है, ये जो रचना है, वो रस का अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र मतलब जिस ऐसा पात्र, पात्र यहां पर कोई भी ऐसा मतलब बर्तन, ऐसा पात्र जिससे कुछ भी देते जाइए वो कभी खाली नहीं होगा। ऐसे ही कविताएं, ऐसे ही साहित्य कभी भी खाली नहीं होता है, उसमें आनंद चिरकाल से है, चिरकाल तक रहेगा। क्लियर हुआ? लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चुकौना। अक्षय पात्र है सदा सदा के लिए, कभी इसमें कोई कमी नहीं आएगी, कभी ये रस या आनंद से खाली नहीं होगा। समझ आया? ठीक है, देखो यही है उसमें कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत कविता से ली गई हैं, जिसके कवि उमाशंकर जोशी जी हैं। इसमें कवि ने पृष्ठ रूपी खेत में कवि कर्म को उद्घाटित किया है या विकसित किया है। कवि का कथन है कि जब पेड़ पौधे बड़े होते हैं, ठीक है, अर्थात फसल जब पक जाती है तो उसे काटा जाता है, ठीक उसी प्रकार जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगते हैं। अब पन्ने रूपी खेत में, ठीक है, पन्ने रूपी मतलब पन्ना मतलब कागज रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगते हैं तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं। अनेक धाराएं क्यों कहा है? कि कोई भी कविता, जितने भी, जैसे 5 लोग हैं तो वो पांचों अपने तरीके से उसका आनंद लेंगे। ये नहीं कि जिस तरीके से मैं सुना रही हूं वो आपके विचार, सबके विचार अलग अलग है, विचारों में भिन्नता है हमारे, तो जितने भी लोग सुन रहे होंगे वो अलग अलग तरीके से, अलग उनमें आनंद की अनुभूति होगी, कई धाराएं फूट जाएंगी। तो कविता जितने लोग सुनेंगे उसमें अलग तरीके से वो सुनेंगे और अलग तरीके से उनमें आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। इसलिए यहां पर लिखा है कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगते हैं तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं जो अमृत के समान लगती हैं, सब पूरी तरह से झूम जाते हैं। यदि करुण रस की बात है तो पता ही नहीं चलता है कब लोगों की आंखों से अनगढ़ अश्रु धारा बह जाती है, उन्हें नहीं पता चलता, उन्हें दुख नहीं हो रहा कि अरे मैं कितना दुखी हूं इसलिए आंसू आ रहे हैं, वो उस रस में बह जाते हैं, उस करुण रस में बह जाते हैं। यदि प्रेम या श्रृंगार रस की बात होती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, झूम जाते हैं, क्या पता कहां कहां के ख्यालों में सब खो जाते हैं, सब अपने तरीके से सोचने लगते हैं। यदि वीरता की बात हो तो एकदम समझ में आता है, जो भी हमसे रिलेटेड कोई होंगे तुरंत हमें उनकी याद आ जाती है, कोई मूवी हमने देखी होती है वो याद आ जाते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी याद आ जाते हैं। तो अनेक जो धाराएं हैं वो फूट पड़ती हैं जो अमृत के समान लगती हैं। यह रचना पल भर में रची थी परंतु उससे फल हमेशा तक मिलते रहेंगे, उसका फल सदियों तक अनंत काल तक सबको मिलता रहेगा। जैसे पाठकों के लिए यह साहित्य बार बार पढ़ा जा सकता है। कितने पाठक जो कविता मैंने पढ़ी थी बचपन में वो आप भी पढ़ रहे हैं, और जो कविता आप पढ़ रहे हैं वो आगे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी। मतलब ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। साहित्य का खेत या साहित्य की फसल कभी पुरानी नहीं होती, उसका काट कर कभी भी अंत नहीं होता। क्लियर हुआ? वेरी नाइस। कवि ने साहित्य रस की अमृत धारा को अमर बताया है और ये बिल्कुल सही है कि साहित्य की जो धारा है वो हमेशा अमर है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक शैली, शैली का अर्थ होता है स्टाइल, ठीक है। जो लिखने का तरीका है वो प्रतीकात्मक है क्योंकि उन्होंने सिंबल्स, मुक्तक छंद है। मुक्तक छंद का अर्थ होता है एक ऐसी कविता है ना ये जिसमें कहीं भी राइमिंग्स नहीं है, कोई भी लयबद्धता नहीं है, मुक्त है। देखो एक बार फिर से मैं दिखा दूं आपको कि जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा,
इसमें कहीं आपको लग रहा है कि गाने जैसा कुछ हो, हम इसको गाकर पढ़ सकें, या लयबद्धता हो या राइमिंग हो? नहीं है। तो जो कविता लयात्मकता के साथ ना पढ़ी जाए, छंदबद्धता ना हो, तो वो मुक्त छंद होती है, जिसमें लय जैसे अंतिम मात्रा कहीं मिल रही हो, हमेशा मिल रही हो। ठीक है, अब यहाँ फल है, यहाँ का है, या ई है, फिर यहाँ का है, यहाँ ना है, तो सब अलग अलग है, सब अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये मुक्त छंद है। तो काव्य सौंदर्य में हम जब लिखेंगे तो हम लिख देंगे मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। और यदि राइमिंग या गायन तरीके से लिखी जाती कविता तो हम क्या कहते हैं, छंदबद्ध तरीके से लिखी गई है, लेकिन यहां पर मुक्तक छंद है। ठीक, अब चलते हैं बगलों के पंख को देखेंगे, आकाश में उड़ते हुए बगलों को देखेंगे, जो आकाश में काले काले, जब आकाश हो जाता है काला संध्या के समय, सांझ के समय, और आपने देखे होंगे ना सफेद बगुले जब उड़ते हैं तो चमचमाते मोतियों की तरह लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे मोतियों की माला बिखर गई हो, या एकदम मोतियों की माला हो। चमचमाते हुए बगुले बहुत सुंदर लगते हैं, मैंने देखा है, आपने देखा होगा तो बताइएगा मुझे। नभ में पांति बंधे बगलों के पंख, पांति मतलब पंक्ति, ठीक है, पांति मतलब पंक्ति। नभ में पांति बंधे बगलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले, हौले हौले मतलब धीरे धीरे, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक सको रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पांति बंधी बगलों की पांखें। अब यहां पर कवि ने बगलों की पंक्तियों का सतेज श्वेत वर्णन किया है, उनकी श्वेत काया का वर्णन किया है, कि उनकी जो सुंदरता है सांझ के समय, सांझ मतलब संध्या के समय, शाम के समय, जब आकाश, जब सूर्य अस्त हो चुका होता है तो आकाश काला काला नजर आने लगता है, सभी पक्षी जो हैं वो अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं, और जो पशु हैं वो अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। तो बगलों को यदि आपने देखा है तो बहुत सुंदर पंक्तिबद्ध तरीके से जब कवि देख रहा है उसको, तो ये तो कल्पना है, उन्होंने देखा है तो अनुभव किया है तो ये रचना कर दी। ऐसा लगता है कि उनकी आंखें वो हटा ही नहीं पा रहे हैं, एक टक उनको निहारते रहते हैं। नभ में आकाश में पांति बंधे बगलों के पंख, चुरा लिए जाते वे मेरी आंखें, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरी आंखें ही चुरा ली। ठीक, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे मतलब कैसे, काले काले, तो काले बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। सतेज श्वेत काया अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे काले काले बादलों में जब सफेद सफेद बगुले पंक्तिबद्ध तरीके से उड़ रहे हैं तो वो अपनी सतेज चमकती हुई काया से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, ऐसा लग रहा है मुझे माया में उसने बांध लिया है, उनकी सुंदरता ने मुझे जकड़ लिया है, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पांति बंधे बगलों की पांखें। ठीक है, पंक्तियां यही उन्होंने बताया है। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में संकलित कविता बगलों के पंख से ली गई हैं, जिसके रचयिता कौन है, उमाशंकर जोशी जी, जो गुजराती कवि हैं, जिन्होंने रचना की है कहानी, एकांकी, उपन्यासकार, कई तरह की रचनाएं। ठीक है, कवि आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगलों के सुंदर सुंदर पंखों को देखता है और कहता है कि मैं आकाश में पंक्ति बद्ध फूलों को उड़ते देखकर उन्हें देखता ही रहता हूं, ऐसा दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाता है। काले काले बादलों की छाया आकाश पर छाई हुई है, सायकाल मतलब संध्या काल, सांझ भी कहते हैं, चमकीला सफेद शरीर उन पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है मतलब लगता है, संभावना दिखाई गई है। यह दृश्य इतना आकर्षक होता है कि अपने जादू से मुझे धीरे धीरे बांध रहा है। ठीक है, मैं उसमें खोता चला जा रहा हूं। कवि आह्वान करता है कि इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव को कोई रोक दे। वह इस दृश्य के प्रभाव से बचना चाहता है, परंतु यह दृश्य तो कवि की आंखों को चुरा ले जा रहा है, चुराए ले जा रहा है। आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगलों के पंखों में आंखें अटक कर रह जाती हैं, यही उन्होंने बताया है। ठीक है, खड़ी बोली और भाषा का सरल और सहज प्रयोग किया गया है, बिंब योजना का सुंदर प्रयोग है। ये रहा इसका काव्य सौंदर्य। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, जो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है आप सभी के लिए, ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।